हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। जल्दी से फटाफट पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने। और फटाफट चलिए स्टार्ट कर देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही मजेदार सा चैप्टर, राइट। तो चलिए गुड इवनिंग करते हुए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए आप लोग रेडी हो गए हैं तो मैं भी रेडी हो गया हूं। थोड़ा सा लाइट के सेटअप को मैं ठीक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए तो एकदम मस्त मजा लेने के लिए तैयार हैं बच्चा लोग, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, यो यो कर दीजिए, आग वाग लगा दीजिए, हार्ट सर्ट भेज दीजिए जबरदस्त वाला, और मजेदार तरीके से मजे लेने के लिए शुरू हो जाइए। तो आज बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं हम, और चैप्टर है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो देखेंगे बहुत सारा नया नया चीज इसमें, ठीक है, कि ऑल्टरनेटिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए तो सब लोग एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार हैं। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, सबसे पहले तुम ये काम करो जीवन में कि अगर किसी चीज को अचीव करने के लिए तैयार हो गए हो तो जितना भी स्ट्रगल हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, सबको पार करके आगे निकलना है। थैंक यू बच्चा लोग, तो आप लोगों ने जबरदस्त आग लगाई आज यार, वाह क्या बात है बच्चों। तो ऐसे ही एकदम पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने ऑल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 1 में, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं बच्चों बहुत सारा चीज। तो आज क्या क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे मीन वैल्यू के बारे में। मीन वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, राइट। फिर बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। फिर बात करेंगे अपन फेजर डायग्राम के बारे में, और इस बार एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। यह हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की जहां तक बात है बच्चों, तो ये हम देखेंगे कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने की बात करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा डायरेक्ट करंट का, राइट। अभी मैं बोलता था 5 वोल्ट दे दिया मैंने, है ना। रूट मीन का क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है, क्यों जन्म लिया, कहां से एग्जिस्टेंस हुआ, सब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से फटाफट इधर आ जाइए, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, और देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को क्या करने वाले हैं। अभी तक सर हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट क्या सर, मैं अभी तक कुछ भी लेता था तो 5 वोल्ट के बैटरी में ले लेता था, 10 वोल्ट का बैटरी ले लेता था, कुछ भी 20 वोल्ट का बैटरी ले लेता था। यस सर, तो वो क्या है, क्या है, क्या है वो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये सब चीज डायरेक्ट करंट को बताता है। किसे बताता है, डायरेक्ट करंट को। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक, मान लो टाइम के फंक्शन पे कोई मैं डीसी को रिप्रेजेंट करूं, तो मैं यहां पे बोलूंगा 5 वोल्ट का बैटरी है बच्चों, तो ये वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट ही था सर। 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट ही रहेगा। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट करंट को, कि ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है, जो वैल्यू है वो ऐसा ही है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब मैं तुमसे एक और चीज पूछने वाला हूं, जरा सा बताओ, क्या ये सामने जो डायग्राम है ये भी क्या एक डायरेक्ट करंट है। अगर मैं ऐसा एक डायग्राम ले लिया, सपोज कर लो, अगर मैं सपोज कर लो ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया, अब सपोज कर लो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ले लूं, और मैं बोलूं यहां से 2 एम्पियर का करंट है, तो ये कैसा करंट है। यहां पे ले लूं -2 ले लूं, -2 एम्पियर का करंट है ये टाइम के फंक्शन में, ये कैसा करंट है। क्या ये भी ऑल्टरनेटिंग है, या फिर ये निगेटिव वाला चला गया, या एक और फोटो बनाते हैं, एक और फोटो, तब ज्यादा मजा आएगा। ये बताओ ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग है या नहीं है, ये बताओ मुझे। ये जो फोटो बना रहा हूं, क्या ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है या नहीं है। टाइम के फंक्शन में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है या नहीं है, ये वोल्टेज है, ठीक। तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। सर पहला और दूसरा तो आपने खुद ही बता दिया है कि ये पहला और दूसरा जो है बेटा वो डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट है।
लेकिन तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा में इंटरेस्टेड हूं मैं तीसरा में इंटरेस्टेड हूं। और तीसरा का नाम क्या हम दे सकते हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। तीसरा एसी है। ओ एसी डीसी पीसी सब बोले जा रहे हो यार बच्चों, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 तीनों डीसी है, एसी है। कुछ लोग एसी बोल रहे हैं, कुछ लोग डीसी बोल रहे हैं, मजा जबरदस्त ले रहे हैं, लेकिन मजा इनको आ रहा है पंखे का और ले रहे हैं एसी का मजा। अरे नहीं 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 नहीं, रुको। डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन समझो क्या है। करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस। डायरेक्शन क्या मतलब है बेटा, डायरेक्शन। यहां पे डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, 5 वोल्ट का, चेंज नहीं हुआ। यहां पे क्या है, 2 एम्पियर है, निगेटिव है, चेंज ही नहीं हुआ। तो डीसी का डेफिनेशन क्या है बेटा, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम थ्रू अ लोड। लोड का मतलब रेसिस्टेंस, लोड का मतलब रेसिस्टेंस, ऐसा समझ लो, रेसिस्टर। कभी भी अगर मैं इस चैप्टर में लोड बोलूं तो समझ लो रेसिस्टर। आर नोन एज डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज, है ना, ये भी समझ सकते हो। करंट और वोल्टेज दोनों समझा दिया। लेकिन जब मैंने ऐसा फोटो बनाया तब तुमने समझा सर ये तो चेंज हो रहा है, यहां था कुछ, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर नीचे आया, कम हुआ, फिर ऊपर गया, लेकिन क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? सर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? मुझे ये बताओ, यस या नो? डायरेक्शन चेंज हुआ, यस या नो, यस या नो, यस या नो? तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है बच्चों। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये तो पॉजिटिव ही बढ़ा है, पॉजिटिव ही आया, पॉजिटिव ही बढ़ा है, पॉजिटिव आया। तो ये है क्या फिर भाई, क्या ये डीसी है? डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, वेरी गुड। तो क्या ये डीसी है? मैं बोलूं दिस इज डीसी, बोलो यस या नो? डीसी 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 डीसी। तो नो 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 नहीं बोलो क्या बोलूं, क्या बोलूं फिर इसे क्या बोलूं? डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ भैया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ मतलब डीसी है। लेकिन डीसी तो अभी पढ़ा था 5 वोल्ट का होता है, 2 एम्पियर का होता है, जो होता है वही होता है। तो ये क्या है? ये भी डीसी है जो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग डीसी है। लेकिन अगर तुमसे कुछ पूछता है कोई कि क्या ये डीसी है या एसी है, तो आंसर क्या है? ये डीसी है, एसी नहीं है। ये क्या है? डीसी, एसी नहीं है, ये है डीसी, क्योंकि इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो ये डीसी प्लस एसी नहीं है, ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड का डीसी है, ऐसा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है? वेरिएबल मैग्नीट्यूड का डीसी है, लेकिन ये है डीसी। ओके सर, तो ये तो बात समझ में आया सर। 2-3 चीजें कि जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तब तक एसी नहीं होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट करंट। अब हमें यह समझ में आना चाहिए बच्चों कि आखिर ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना पड़ गया हमें? तो मैं तुम्हें बता दूं कि सारा चीज जो तुम कर रहे हो ना, वो सब ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग करंट का जेनरेशन बहुत ही इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का पावर लॉसेस कम होता है, ट्रांसमिशन बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस पे। और जितने भी थर्मल पावर हैं तुम्हारे, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट है, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट है, चाहे तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे तुम्हारा दुनिया का कोई भी पावर प्लांट है, उन सब में यही यूज होता है, कौन? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने तुम्हें बताया अभी तुरंत, क्या बताया है कि किस तरीके से 2 मैग्नेट के बीच में एक लूप को अगर मूव कराओगे तो वो क्या पैदा करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये बात हमने पूरा समझ लिया था सर। डन 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 डन, एकदम बढ़िया, मजेदार। यस, तो लो ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है ड्यू टू द लॉसेस, लेस लॉसेस होते हैं, राइट? तो इसीलिए ऑल्टरनेटिंग हमारे लिए, और डीसी चाहिए तो ऑल्टरनेटिंग को ट्रांसफार्मर का हेल्प लेके हम इस तरीके से डिफरेंट वोल्टेज का भी बना सकते हैं एसी, एंड इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स।
तो एसी से सब कुछ हो सकता है। एसी का कन्वर्जन डीसी में हो सकता है, एसी को लार्ज डिस्टेंसेस पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं विद लेस लॉसेस। इसका जो जेनरेशन होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये बहुत ही इजी होता है। तो इतना सारा एडवांटेज है एसी के साथ, इसीलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसी। यस बच्चा लोग, तो अब हमारे पास आ गया ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है, जरा सा वो पढ़ लेते हैं। बोल रहा है करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस पेरियडिकली। डायरेक्शन क्या है, चेंजेस कैसा, पेरियडिकली। यानी कि इसका डायरेक्शन सर चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, इसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो डीसी और एसी में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो डायरेक्शन चेंजेस पेरियडिकली थ्रू लोड बता ही दिया, आर नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बात अगर मैं करूं ऑल्टरनेट वोल्टेज की और करंट की, तो सपोज करो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इन जनरल तो तुमने ढेर बार ये चीज सीखा है और मैंने तुम्हें बताया है कि यहां से अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें तो ऐसे बड़ा 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 बड़ा। अब तक ये पॉजिटिव वोल्टेज की बात कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा बेटा, ये नीचे जाएगा तो ये फिर ऊपर आएगा। तो ये किसी टाइम के फंक्शन में पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, डायरेक्शन चेंज किया है। और ये वोल्टेज ऑब्लिक दे देता हूं मैं, करंट का भी ग्राफ ऐसे हो सकता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव, अच्छा फिर निगेटिव, अच्छा। तो इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये कैसा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है। तो अब क्या सर, अगला देखते हैं जल्दी से। क्या यही सिर्फ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इस दुनिया में हो सकता है? नहीं, बहुत सारा तरीका हो सकता है ना। तो यहां पे बच्चों जरा ध्यान दो कि ये ऑल्टरनेटिंग है। जल्दी से बताना, क्या ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम के फंक्शन में? मान लो मैंने बोल दिया ये V है और यहां पे मैंने बोल दिया ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। यस, कोई भी अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो ऑल्टरनेटिंग है। तो ये क्या है ये, थोड़ी देर पॉजिटिव थोड़ी देर निगेटिव। इसका कुछ वोल्टेज का वैल्यू ले लो V0 और ये ले लो -V0। यस, थोड़ी देर पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव एंड सो ऑन, ये ऐसे। तो इसको क्या बोलोगे? यस, इट इज ऑल्टरनेटिंग। यस। फिर अगला अगर बात करूं मैं, जरा सा ध्यान देना, ये बताओ ये कैसा है सर? ये भी ऑल्टरनेटिंग है क्या? जरा सा फोटो देख के बता दो। यस, यहां पे गया पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ये कैसा है? ट्रायंगुलर वेव्स है, ट्रायंगुलर वेव्स। क्या ये एसी है? आंसर है यस, इट इज अगेन एसी। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये वोल्टेज ऑब्लिक करंट कुछ भी हो सकता है, ये वोल्टेज ऑब्लिक करंट कुछ भी हो सकता है। तो V0 और I0 कुछ भी हो सकता है, V0 और -I0। तो वोल्टेज या करंट दोनों अल्टरनेटिंग अगर होगा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। यही इंपॉर्टेंट सा बात था जो कि आपने समझ लिया है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझना है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। तो हमें इन जनरल जो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, वो साइनोसॉइडल होता है। क्या? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का मतलब आइदर साइन और कोसाइन। तो ऐसा फंक्शन अगर कोई मैं बोलता हूं तो इसको साइनोसॉइडल बोलते हैं। साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है, ये दोनों ऑल्टरनेटिंग होता है। कॉस का ग्राफ तुम्हें पता है यहां से शुरू होके आएगा, यहां से ऐसे 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 बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। कॉस का ग्राफ बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यस, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे देखो निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव एंड सो ऑन। ये क्या है? कॉस का ग्राफ है। ओके, तो साइन है या कॉस है, दोनों ऑल्टरनेटिंग है। इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल। क्लियर है? बिल्कुल, मुझे पता है कोई लैग नहीं हो रही है, एकदम सारा कंसंट्रेशन इधर। देखो बच्चों, जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम आएगा, अगर तुम्हें बेस्ट चीज अचीव करना है ना, तो दिक्कतें एक पार्ट है लाइफ का।
प्रॉब्लम एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड सेट हो गया है कि तुम्हें कोई गोल को अचीव कर लेना है यार, तो उसके लिए खुश होके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। जैसे भी चैलेंजेस आता है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया वही एक बेहतर पर्सन बना है। तो तुम्हें एक बेहतर पर्सन बनना है, बहुत जबरदस्त बनना है, तो उसके लिए तुम्हें अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। तो बाकी चीजों को हटाओ और सारा ध्यान इधर केंद्रित करो, राइट। ओके, तो ये करंट whose डायरेक्शन चेंजेस पेरियडिकली, वोल्टेज भी लिख सकता था, करंट ऑब्लिक वोल्टेज लिख दो, ठीक है। तो ये करंट ऑब्लिक वोल्टेज जिसका डायरेक्शन पेरियडिकली चेंज होता है वो क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग होता है। क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, अब यहां पे देखो, ये भी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, ये सारे हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो ऑल्टरनेटिंग होता है वो ये होता है। अब इसका इक्वेशन में क्या क्या चीज है देखो, अगर ये वोल्टेज है या करंट है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। वोल्टेज है तो इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान देना आप। अगर ये करंट है तो इसको लिखते हैं क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब बताना शुरू कर दिया। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स आ गया, क्या क्या आ गया, वी नॉट आ गया, वी आ गया, ओमेगा आ गया, ये सब आ गया। हाँ सर, तो अगर मैं इसको समझने के लिए तुम्हें बोलूं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही होगा। हाँ, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी नॉट। तो ऐसे फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट जो होता है उसको हमने यहां पे डिनोट किया है वी नॉट से, और करंट का वैल्यू को डिनोट किया है आई नॉट से। तो वी नॉट और आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एकदम क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दो जल्दी से, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ओके, अब जरा सा अगला लाइन देखना, यहां पे देखो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के पीक वैल्यू को, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है सर। ये जो I है सर और V है, ये दोनों क्या है, ये किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी आर्बिट्री टाइम t, किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज या करंट को बताने की कोशिश करता है। तो अगर मैं पूछूं ये वाला टाइम दे दूं तुम्हें, इस वाले टाइम पे ग्राफ देखोगे यहां पे आया, मतलब इस टाइम पे ये कोई भी आर्बिट्री टाइम है अगर, तो इस टाइम पे इसका वैल्यू ये बता देगा। मतलब ये जो V और I है ये किसी भी टाइम पे वोल्टेज एंड करंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। ठीक, क्या है, इंस्टेंटेनियस, किसी भी आर्बिट्री टाइम पे वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, सारे डेफिनेशंस को मैं समझाऊंगा अभी, ठीक। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा इन सब का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट का, बात करता हूं किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये या तो साइनोसॉइडल हो सकता है, साइन का फंक्शन हो सकता है, या फिर ये क्या है, साइन का फंक्शन, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा ध्यान देना। या फिर हो सकता है वो वोल्टेज या करंट किसे रिप्रेजेंट करे, कॉस को भी रिप्रेजेंट करे। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब इस फंक्शन में वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी, मैंने दोनों जगह वोल्टेज लिखा है, इसका यह मतलब नहीं है करंट लिखा है, वोल्टेज भी हो सकता है। ओके सर, तो सबसे पहले आप लिखना चाहते हो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट है उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के टर्म में। यस सर, डन है। जहां पे I क्या है, I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि किसके बराबर होगा बेटा, जो कि होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या 2πf के बराबर। ये भी बताऊंगा मैं कैसे ये सब निकाल रहे हैं, राइट।
एकदम दिक्कत नहीं है? नो सर। अब यहां पे हमने 3-4 पॉइंट समझ लिया है, जल्दी से उसको रिकैप करेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या इससे अलग भी हो सकता है? यस। कभी कभी इक्वेशंस में ये कुछ फेज के डिफरेंस पे भी होता है और इसमें कुछ फेज डिफरेंस ऐड किया जाता है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या ये फाइनल लिख के कभी कभी डेल्टा भी लिखा जाता है। तो दिस इज अगेन अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ alternating current or alternating voltage in which we have initial phase। अब सुनना बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्या बोल रहा हूं, सब चीज बताऊंगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये क्या होता है, इनिशियल फेज क्या होता है, सब बताऊंगा। पहले नाम जान रहे हैं, एक एक छोटे छोटे चीज को समझ रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। राइट सर। तो यहां पे आई नॉट का बदला मैक्सिमम या पीक होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें आपने कुछ एंगल भी ऐड कर दिया है। ये करंट को रिप्रेजेंट करता हुआ आपने डायग्राम बनाया है, दूसरा वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की तो क्या होगा, जरा ध्यान देखना। यहां पे ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये इसके अलावे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये इसके अलावे और क्या हो सकता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन भी हो सकता है या कॉस भी, ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है या डेल्टा भी हो सकता है। ये डेल्टा क्या है, ओमेगा क्या है, वी नॉट क्या है और ये v क्या है, ये सब चीज को अब हमें समझना है। राइट, एकदम मस्त चल रहा है। यस सर। तो v जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट अ टाइम t है। V नॉट क्या है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट है और ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड कर दिया है कॉल्ड डेल्टा और इस वाले में ऐड किया कॉल्ड फाई। ये क्या है सर, इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे। इसे बोलते हैं फेज एट टी इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। मैंने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना है जो 11th से यूज हो रहा हो। मैं हर एक बेसिक चीज से आपको स्टार्ट करके एंड तक ले जाऊंगा। बस आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए जबरदस्त वाला। तो पूरा ध्यान लगा के देखेंगे, मजेदार वाला बात समझ में आएगा और एक एक चीज समझ में आएगा। तो फाइव को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। अच्छा, ये फाइव भी हो सकता है या फिर ये डेल्टा भी हो सकता है। दोनों को हम इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये फेज क्या है सर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है सर, ये सब चीज हमारे लिए डाउटफुल है। तो अभी सबसे पहले इसे समझेंगे। अभी तक यदि आपके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि सर आज तक हम 5 वोल्ट पढ़ते थे, 3 वोल्ट पढ़ते थे, 2 वोल्ट पढ़ते थे, लेकिन अब हमारे लिए एक नया चीज आ गया है और वो है ऑल्टरनेटिंग, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर ये सब बहुत ही जबरदस्त समझ में आ गया है तो तगड़ा आग लगा दो मजेदार तरीके से और यहां पे सब बच्चा जबरदस्त वाला आग लगा के बता दो कि सर एकदम सब सेट हो गया है। तो कुछ डिफरेंट तरीके का फंक्शंस तुम लिख सकते हो। जैसे करंट जो इंडिया में यूज होगा वो कैसा होगा, मान लो I इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू 5 एम्पियर। साइन यहां पे यूज हो सकता है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा यूज हो सकता है। ये इन जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जो तुम्हें दिखेगा, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन। एकदम मस्त मजा आ रहा है। MMA के बाद आग लगनी चाहिए बच्चा लोग, यदि पूरा बात समझ में जबरदस्त आ रहा है तो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलिए, एकदम मस्त आवाज आ रही है, वीडियो सब एकदम तगड़ा है, तो ऐसे ही जबरदस्त आग लगा ही दिए हो। यो यो यो, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मस्त मजा आ गया है, धन्यवाद। चलिए इधर आइए। अब ये क्या है सर, इसमें अब एक एक चीज को समझते हैं। अगर मैं इन जनरल ऐसा कोई फंक्शन लिखता हूं तो इसमें कौन सा चीज क्या है उसका वैल्यू फटाफट बताना है। अब इसको जनरल टर्म से समझ के फिर आगे का काम करते हैं। अगर मैं कोई भी चीज जनरल ऐसा लिखा
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर डेल्टा, ये फाइव डेल्टा कुछ भी लिख सकता हूं। यस, तो इसमें जो टर्म्स है उसको फटाफट समझो। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। समझो, बस नाम पहले समझो, मीनिंग और फिजिकल मीनिंग सब समझाऊंगा, एकदम फील दिला दूंगा पूरा। जल्दी से आ जाओ। तो ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा? फेज। आई नोट को क्या बोलोगे? मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। आई को क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैंने वैल्यू वैल्यू क्यों लिखना है? क्योंकि आई और वी दोनों हो सकता है। ये सारा का सारा को हम बोलते हैं फेज बेटा। अब सुनना बात को ध्यान से। एक चीज होता है फेज कांस्टेंट। क्या होता है? फेज कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेज, या फिर इनिशियल फेज ऑब्लिक इनिशियल फेज। फेज क्या होगा वो मैं तुरंत से समझाता हूं, टेंशन नहीं लेने का है। फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज, फेज का मतलब ही होता है एंगल। कभी भी अगर मैं तुम्हें पूछूं फेज, तो फेज का मतलब होता है एंगल। मेरा लाइन जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। कितना एंगल बनाया? तो ये जो वोल्टेज है या करंट है, इन सब को हम एक्चुअल में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से सीखते हैं, और उस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को हम फेज और रेडियस दो टर्म में समझते हैं। तो फेज का जो यूनिट होता है वो एक्चुअल में होता है एंगल का जो यूनिट है, और वो क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन। तो ये जो चीज है, इस टोटल को मैंने फेज का नाम दिया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं इनिशियल फेज क्या है। इसका मतलब ये जो करंट है या वोल्टेज है, जब इसे मैं वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कितना एंगल बनाएगा। सिंपल सा इतना लाइन है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बताऊंगा, इसीलिए मैंने हेडिंग ही रख रखा है। क्या हेडिंग रख रखा है? फेजर डायग्राम। देखो यहां पे फेजर डायग्राम। तो मुझे ये डिटेल में तुम्हें समझाना है कि फेजर डायग्राम में फेज का रियल मीनिंग क्या है। लेकिन उससे पहले मैं अभी तुम्हें इन सब वर्ड से दोस्ती कराना चाहता हूं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि कोई भी बंदा अगर बोलता है फेज, उसका मतलब एंगल, फेज का मतलब एंगल, फेज का मतलब एंगल। इनिशियल फेज का मतलब एंगल एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है फेज एट टी इज इक्वल टू जीरो। फेज एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब जब स्टार्ट किया तब। तो यहां पे ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज, वो देखो टी का वैल्यू जीरो रखो। टी का वैल्यू जीरो रखोगे तो उस टाइम पे फेज कितना आएगा? फाई या डेल्टा। उसे क्या बोलोगे? इनिशियल फेज। तो टोटल फेज जो है ये सारा का सारा, अगर मैं इसे फेज को ही फाई से रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये क्या है? एक्चुअल में फेज है। फेज जिसको कि फाई से डिनोट किया मैंने। फेज को किससे डिनोट कर रहा हूं? फाई से। और इस फाई को मैं लिख देता हूं यहां पे डेल्टा। सपोज करो लिख देता हूं क्या? डेल्टा। तो अगर मैं फेज को फाई से डिनोट करूं तो फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस डेल्टा। लेकिन इनिशियल फेज कितना है? तो इनिशियल फेज तब है जब टी का वैल्यू जीरो रखा। जब टी का वैल्यू जीरो रखा, मजा आ गया बेटा, ये हो गया इनिशियल फेज डेल्टा के बराबर। और इनिशियल फेज हमेशा वो होगा जो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। तो दिस टर्म इज कॉल्ड इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट। तो यहां तक सर एक एक वर्ड समझ में आ गया मजेदार तरीके से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो यहां पे फेज कांस्टेंट हमें समझ में आ गया है क्या होता है। क्या होता है? ये सारा का सारा वैल्यू को हम फेज बोलते हैं, या इनिशियल फेज टी इज इक्वल टू जीरो पे कितने का एंगल बनाया उसे बोलते हैं। आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू। ओमेगा जो है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इन सारे टर्म्स को फटाफट देखते हैं जल्दी से बेटा, मजेदार तरीके से, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज।
एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? सपोज करो मेरे पास कोई भी एक साइनोसॉइडल वेव है बेटा, जल्दी से इधर मजा ले लो जीवन का। सपोज करो ये मैंने ले लिया, इसका जो पीक वैल्यू है वो है आई नॉट, इसका निगेटिव वाला पीक वैल्यू होगा माइनस आई नॉट। ओके सर, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। बोलो क्या जबरदस्त समझ में आ रहा है? एकदम तगड़ा। यस, तो अब यहां पे देखो बेटा, बोल रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड पीक वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो कभी भी अगर मैं पूछूं एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलोगे? मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है बेटा? आई नॉट। तो पीक वैल्यू कितना होगा? आई नॉट। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? आई नॉट। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब अगर मैं बोलूं पीक टू पीक वैल्यू कितना है, तो ये हो गया पीक और दूसरा पीक इधर भी तो है, तो पीक टू पीक वैल्यू का वैल्यू कितना होगा? ये आई नॉट और ये आई नॉट। तो ये वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं और ये वैल्यू को क्या बोलोगे तुम? 2I0। तो ध्यान से चीजों को समझना है। तो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे करते हो तुम? आई नॉट से। किससे? आई नॉट से। ये रहा। अगर ये वोल्टेज होता तो वी नॉट से। ठीक है, और यहां पीक टू पीक कितना है? 2I0 या 2V0। डन है? यस सर। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ऑब्लिक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों समझ में आ गया। ये V0 लिखेंगे और 2V0 लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार। अब अगला बात मैंने बोला पीरियडिक टाइम एसी। ये देखो पीरियडिक एसी, पीरियडिक एसी का क्या मतलब है? यही है पीरियडिक एसी का मतलब कि कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर इसका मैं टाइम पीरियड निकालने की बात करूं तो क्या बोलोगे? देखो तुम बोलते हो, जल्दी से देखो, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। टाइम पीरियड का मतलब होता है जहां से शुरू किया जहां तक आया उसका वैल्यू। तो यहां से शुरू किया साइन, ऐसे आया और फिर यहां पे ही शुरू हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है टाइम में, ये इतनी देर के बाद ये वैल्यू को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट ऑब्लिक वोल्टेज। जो जो चीज करंट के लिए है वो सारा चीज किसके लिए है? वोल्टेज के लिए। टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन। और वो टाइम पीरियड स्मॉलेस्ट होना चाहिए। टाइम टेकन कैसा होना चाहिए? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अब वन साइकिल यहां पे भी है। देखो यहां से शुरू किया, टक 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 टक। क्या इसे वन साइकिल नहीं बोलोगे? बोलोगे। यहां से यहां तक ले लो, फिर यहां से देखो, एक बार रिपीट करो। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन यहां तक तो हो रहा है। यस, यहां से 2π और 2π 4π। क्या इसका टाइम पीरियड नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। रिपीट तो कर रहा है अपने वैल्यू को, लेकिन सबसे छोटे टाइम इंटरवल जिसमें ये रिपीट कर रहा है अपने वैल्यू को, उसे बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। राइट बेटा? तो अब एक बात जबरदस्त समझ में आएगा। ये ग्राफ मैंने बताया है I = I0 sin t का ग्राफ है। सुनना बात को ध्यान से। अगर ये I0 sin t का ग्राफ है, तभी ये 0 पे दोगे 0, पाई पे दोगे ये, सॉरी 0, π/2 पे ये देगा कितना? देखो sin π/2 का वैल्यू होगा 1 इंटू I0 देगा I0। तो अगर मैंने लिखा I = I0 sin t, इसके पीछे कुछ नहीं है, देखना ध्यान से। तब इसका टाइम पीरियड कितना है? 2π। तब इसका टाइम पीरियड कितना है? 2π। कितना है? 2π। लेकिन यदि मैं फंक्शन ऐसा कुछ करूं, अगर इसके पीछे कुछ चीज से मल्टीप्लाई करूं, तब ये ग्राफ यहां पे नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू सारे चेंज हो जाएंगे। तो अगर ये साइन है सिर्फ बेटा, तो उसका टाइम पीरियड है 2π। लेकिन अगर मैं साइन के पीछे कुछ भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टाइम पीरियड डिवाइड हो जाता है यहां पे। तो अगर I = I0 sin ωt है, तो उसका टाइम पीरियड है 2π। राइट? और अगर मैं लिख दूं I = I0 sin ωt, अगर मैं लिख दूं, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड होगा 2π/ω। ये टाइम पीरियड एक्चुअल में 2π/ω का ये है मीनिंग बेटा।
यह है एक्चुअल मीनिंग इसका, कि सर टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट साइकिल में लगने वाला टाइम, है ना। और इसको बहुत बढ़िया से समझ पाओगे, इसको और भी अच्छा से समझ पाते हैं अपन फेजर से। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी एक एसी है जो कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कितनी देर में अपना एक कंप्लीट साइकिल कर लेगा, यही मतलब है। हाँ सर, जैसे यहां I इज इक्वल टू आई नॉट साइन टी में मैंने बोला कि टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड का मतलब है द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन। तो एक यहां से शुरू हुआ था और ये दोबारा से यहां तक आया। यस, ये एक साइकिल है, इसको कंप्लीट करने में टाइम लगा 2 पाई, तो तुमने इसका टाइम पीरियड बोल दिया 2 पाई। लेकिन बच्चों, जब तुम आई नॉट साइन ओमेगा टी रखे हो ना, तब इसके ग्राफ में यहां पे टी का वो वैल्यू आएगा जब ये मैक्सिमम हुआ। तो उस टाइम पे ये वाला जो टर्म तुम्हारा है, ये पाई बाय 2 ना होके क्या हो जाएगा, पाई बाय, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, वहां पे मल्टीप्लाई तो यहां पे डिवाइड, पाई बाय 2 ओमेगा हो जाएगा। यानी कि अब जो मैक्सिमम वैल्यू पे करेगा ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो ये साइन ओमेगा टी 1 कब देगा, जरा सा देखो। साइन ओमेगा टी का वैल्यू पीक, पीक का मतलब क्या, आई नॉट, पीक का मतलब क्या, आई नॉट। आई नॉट कब देगा, तो ये आई, सुनो इधर ध्यान से, रुको 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 बच्चों, यहां पे अब तुम्हारा मैथ्स का स्किल हो रहा है, मैथ्स का स्किल चेक हो रहा है। क्या अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या अभी तक एकदम मस्त मजा आ रहा है बच्चों? तो एक बार फटाफट आग लगा दो, थम्स अप कर दो, यो कर दो, जल्दी से फटाफट 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 करो, ताकि मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा हूं। अब जल्दी से बताओ पहले, अभी तक एकदम मस्त मजा आ रहा है तो टाइम पीरियड को मैं आगे बढ़ाऊं, तुम्हें एसी डीसी का फील दिलाऊं, तुम्हें बताऊं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इस सब का। जल्दी से फटाफट, हाँ रिपीट कर रहा हूं अभी, वेट वेट वेट। ओके बहुत अच्छा, डन है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चा लोग, बहुत ही मजेदार धमकदार। यस, इस लास्ट वाले में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहां पे मैथ्स आ रहा है जबरदस्त वाला बेटा। ठीक, चलिए तो एक बार रिपीट करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन यहां से रखेंगे और ध्यान देंगे बच्चों। देखो बच्चों आ जाओ यहां पे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर ये साइन का तो हमें ग्राफ पहले से रट्टा था तो हमने बना दिया, लेकिन आखिर ये ग्राफ कैसे बना है? ये ग्राफ बनाने के लिए टाइम पीरियड का जो फील आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए? देखो, ये टाइम कैसे पाई बाय 2 लाया किसी ने, सोचो। जब इसका मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है वो आई नॉट है, इसका मतलब उसने आई नॉट साइन ओमेगा टी को किससे इक्वेट किया होगा, आई नॉट से। यस, तो सपोज करो कि यहां पे ग्राफ है आई नॉट साइन ओमेगा टी का, मुझे पता ही नहीं है कि पीक कब आएगा, किस टाइम पे पीक आएगा, लेकिन ये तो तुम्हें पता है ना कि सर ये पीक का जो वैल्यू है वो कितना है। जब साइन का वैल्यू हो जाएगा 1 तभी पीक आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इसका मैक्सिमम कितना है, आई नॉट है, ये हमें पता है। अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि यहां पे वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है कि किस टाइम पे ये अपना मैक्सिमम देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, आई नॉट है। तो मैंने क्या किया, मैं ये टाइम निकालना चाहता हूं, लेट दिस टाइम इज t1 मान लेता हूं मैं कि ये टाइम जो है वो t1 है, जिसपे ये अपने मैक्सिमम को दिया है आई नॉट को। तो मैंने t का वैल्यू रख दिया t1, तो ये जो है i वो किसे पे करेगा, आई नॉट को। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अब यहां पे देखो जल्दी से, अगर मैं इस आई नॉट और आई नॉट को खत्म करूं तो ये साइन ओमेगा t1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। बोलो एकदम सही है, क्योंकि साइन ओमेगा टी ये कितना किसके बराबर हो गया, 1 के, और 1 कितने पे होता है, साइन पाई बाय 2 पे होता है। तो यहां से देखो तुरंत समझ में आ रहा है अब कि सर यहां पे ओमेगा टी का वैल्यू जो होगा साइन से साइन निपट के पाई बाय 2 के बराबर होगा, यानी कि t1 पाई बाय 2 ओमेगा के बराबर होगा, जो कि अब तक, इससे पहले तक क्या होता था, पाई बाय 2।
तो हमेशा साइन π/2 पे ही मैक्सिमम नहीं देगा। इट डिपेंड्स कि उसके कॉफिशिएंट में क्या है। अगर उसके कॉफिशिएंट में 1 है तो 2π/1 पे देगा, इसीलिए तुम 2π लिखते हो। अगर मैं पूछूं तुमसे कि साइन का ये वाला वैल्यू क्या होगा, अगर यहां पे KT है तो आंसर क्या होगा जानते हो? जल्दी से बताओ तो, जल्दी से बताओ तो। अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ वो टाइम जब साइन अपना मैक्सिमम देगा और फंक्शन क्या है, ओमेगा ना हो के कुछ दूसरा है, मान लो जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, मैं बोलूं I = I0 साइन 100πt पूछूं, मैं ये पूछूं और मैं पूछूं बताओ कब ये अपना मैक्सिमम बताओ, फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम व्हेन I = I0। जल्दी से आंसर बताओ तो, जल्दी से आंसर बताओ तो, जल्दी से आंसर बताओ तो क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? 2π/k। यस सही बोल रहे हो तुम लोग, पुराने वाले का यही तो समझना है। 2π/1। और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? सर साइन के पीछे क्या है? टी के पीछे 100π है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी 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 बच्चों, जल्दी 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 बताओ उस टाइम का वैल्यू जब I है I0 के बराबर, तो ये हो जाएगा π/2 के बराबर। तो आंसर क्या होगा सर? ये रहा आंसर। यस बच्चों, तो ये कब होगा? I = I0 जब टाइम t1 जो होगा वो π/2 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा का वैल्यू पुट करो यहां पे बेटा, कितना है? 100π। तो ये पाई से पाई खत्म, तो आंसर हो गया 1/200 सेकेंड, क्योंकि ये टाइम हम निकाल रहे हैं। क्या ये जबरदस्त मजा दे दिया है तुम्हें जीवन का? अरे क्या बोल रहे हो भैया, ये तो 1/π/2 ओमेगा लिखते हो ना, तो π/2 ओमेगा, ओमेगा के ही तो पीछे ये तो है टाइम के पीछे, टाइम के पीछे यहाँ कितना है? 100π, तो ओमेगा का बदले 100π लिख दो, तो ये 200, 1/200 सही कर दिया मैंने। क्या बच्चों आप लोगों को सबको एक 50 क्यों बोल रहे हो? अरे 50 क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि I = I0 कब होगा, मैंने टाइम पीरियड नहीं पूछा इस बार। अगर मैं पूछूं इसका, इसी क्वेश्चन का टाइम पीरियड बताओ, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, ओहो, तो क्या बोलोगे बेटा? सर टाइम पीरियड जो होगा वो 2π/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहां 100π है, तो बोलोगे बेटा 100π, खुपाच खुपाच टकाक टकाक, इसका टाइम पीरियड बोलोगे 1/50 सेकेंड है। क्या मजेदार बात समझ में आया? एकदम तगड़ा मजा दे दिए हो जीवन का बेटा। यस सर। अब यहां पे देखो बेटा, इसीलिए अब तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया कि अगर मैं I = I0 sin ωt बोलूं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/ωt के पीछे वाले से डिवाइड करेंगे और टाइम पीरियड निकलेगा। यदि टाइम पीरियड तुमने निकाला तो फ्रीक्वेंसी तो यूं निकलेगा, फ्रीक्वेंसी तो यूं निकलेगा। अरे क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड। तो इसको क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी को 1/t के बराबर। अरे भाई ये तो हमने पढ़ा ही है। तो अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी पता है क्या? यस बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा I = I0 sin ωt का, फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी 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 बेटा, फ्रीक्वेंसी 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 फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पलटी मारेंगे ω/2π, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ω/2π। और यहां से मजा आया क्या? यहां से एक जबरदस्त मजा आया। ओमेगा जो होगा वो 2πf के बराबर होगा। बहुत ही काम का रिजल्ट है ये, काफी यूजफुल रिजल्ट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा 2π इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या तगड़ा समझ में आ गया है बच्चा लोग? ω/2π से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 2πf। बहुत ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है इस चैप्टर में। ओमेगा = 2πf, 2π इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो एफ है लीनियर फ्रीक्वेंसी, जो इंडिया में यूज होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों होता है।
तो इंडिया में जो यूज करते हैं उसमें हर्ट्ज 50 हर्ट्ज का होता है और वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। तो इसका जब कोई बोलेगा कि इंडिया में यूज होता हुआ करंट बताओ तो तुम क्या बोलोगे? I इज इक्वल टू आई नॉट। वोल्टेज की बात कर देता हूं, चलो तो क्या लिखोगे? वोल्टेज V इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। अच्छा, साइन जल्दी बोलना। ओमेगा, ओमेगा का लिखो 2 पाई एफ, तो लिखोगे कितना? यहां एफ का वैल्यू 50, तो लिखोगे कितना? 100 पाई टी। ये जनरल केस है और इसमें और भी कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अब हमें मिलने वाला है वैल्यूज। तो अगर मैं ये सब चीज वोल्टेज में बोलूं तो वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट साइन 100 पाई टी, ऐसे हम बोलेंगे, राइट? तो इंडिया में जो जनरल फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसे क्या बोलते हो? 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज जो यूज करते हैं 220। अब मैं इसमें बताऊंगा ये पीक और कुछ एक और चीज बताऊंगा, मैक्सिमम क्या होता है और क्या होता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी समझ ली बेटा, और क्या बताऊंगा? एवरेज और आरएमएस अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। सबसे पहले ये बात बताओ आप मुझे, अगर मैं यहां पे आ गया, ये अगर मैं पूछ दिया I इज इक्वल टू 5 एम्पियर साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, तो बताओ जल्दी जल्दी फेज फाइंड, फेज बताओ कितना है? फेज बताओ इसमें कितना है? इनिशियल फेज बताओ कितना है? ओके, या फेज कांस्टेंट। फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट बताओ कितना है, ठीक है? टाइम पीरियड बताओ कितना है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है। चलो जल्दी से ये सारे चीज निकालते हैं इस न्यूमेरिकल से, ठीक है? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। पीक फेज, फेज कितना है? फेज व्हाट इज फेज? व्हाट इज फेज? फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, ये सारा फेज है। फेज है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2 इज फेज। बहुत ही बढ़िया सर, फेज मतलब एंगल। पाई 1 इनिशियल फेज, टी का वैल्यू 0 रखो, ये पाई बाई 2 पे है, इनिशियल फेज हो गया पाई बाई 2 सर। आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है? 5 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, क्या सब लोग आंसर करे जा रहे हो? यस सर। टाइम पीरियड कितना है सर? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू ध्यान पूर्वक देखना, टी के पीछे वाले को बोलते हो ओमेगा, यही है ओमेगा। हमेशा टी के पीछे वाला होता है ओमेगा बेटा। यस, तो मजेदार बात कर दिया तुमने, ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 100 पाई। मजा लो जीवन का, खुपाच खुपाच टकाक टकाक 1/50 सेकेंड। ओहो, ये टाइम पीरियड निकल चुका है बच्चे। ओके सर, और यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अरे टाइम पीरियड का पलटी मारो, टाइम पीरियड कितना? 1/50, तो ये कितना होगा? 50 हर्ट्ज। अरे भाई साहब, ये तो वैसे भी निकलना था 50 हर्ट्ज सर, क्योंकि आपने अभी तो बताया ये एक्चुअल में क्या है? 2 पाई एफ। ये क्या है? ये क्या है? ये हमेशा होता है 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ किसके बराबर है? ओमेगा के। अरे बोलो, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? 100 पाई। कितना है? 100 पाई। तो ये लो मजा जीवन का, ऐसे ही मतलब उल्टा सीधा करके घुमा रहा हूं, खुपाच खुपाच टकाक टकाक। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। ये तो वैसे भी आना चाहिए था सर, ये कौन सा बड़ा बात है? तो बस तुम्हें बस इधर उधर करके पूरा दिमाग में सेट करना चाह रहा था मजेदार तरीके से कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 तक तुम अब पहुंचो। 5 को छोड़ो मत, तो इनिशियल फेज को भी ध्यान में रखो, ये काम का है। अभी तुरंत मैं जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा तुम्हें एकदम तगड़ा मजा आने लगेगा। तो यहां तक तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया है कि सर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फेज क्या होगा, और ये फेज जो होगा उसमें इनिशियल फेज क्या होगा वो भी हम बता पाएंगे। तो अब बच्चा लोग एक चीज जबरदस्त बता देता हूं मैं, एक चीज अगर मैंने फेज इतने देर से तुम्हें बताया है तो अब एक चीज जबरदस्त बच्चा लोग जरा ध्यान देना, मजेदार बात कर रहा हूं मैं, मजेदार बात कर रहा हूं। फेज डिफरेंस क्या होता है? यह क्वेश्चन नीट में कितनी बार आया हुआ है, इस चैप्टर में, अगले वेव में, फिर एसएचएम में, एसएचएम वेव में, ऐसे ही इक्वेशन सब जगह मिलता है। और अगर इक्वेशन सब जगह मिलता है तो वैल्यू भी सब जगह ऐसा ही कुछ आएगा, है ना? यस सर। तो बच्चों यहां पे देखना, फेज तो सर आपने सिखा दिया, फेज डिफरेंस सीखो।
अब फेज डिफरेंस हमेशा दो वैल्यूज के ऊपर हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक करंट आया, दूसरा करंट आया, दूसरा मिला, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। अरे वाह, यही तो बताया था सर आपको। फेज डिफरेंस का मतलब क्या, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब φ2 माइनस φ1 का मॉडुलस। इतना छोटा सा चीज, हाँ यही है फेज डिफरेंस, यही है फेज डिफरेंस। बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में, फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस। तो क्या करोगे, φ2 माइनस φ1 या और करके लिख देता हूं, φ1 माइनस φ2 और इसका मॉडुलस। तो तुम किसी के एंगल में दूसरे का एंगल को घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या तुम रेडी हो, तो जल्दी से मुझे बताना। सपोज करो एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, मान लो कोई भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसको कि मैंने E1 से डिनोट कर दिया। E1 है कुछ, मान लेते हैं, क्या सर, क्या सर, बोलो जल्दी से। मान लो 100 वोल्ट साइन, यहां पे मान लो कितना, मान लो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2 है, ओके। एक दूसरा है E2 मान लेते हैं है कितना, 220 वोल्ट मान लेते हैं, 220 वोल्ट कॉस 100 पाई टी, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। चलो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ, फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, रिजल्ट निकालो जल्दी। फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस जल्दी से। E1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, E2 इज इक्वल टू 220 वोल्ट कॉस, ये क्या है कॉस 100 पाई टी। बताओ फेज डिफरेंस कितना है, जल्दी 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 जल्दी, भयानक वाला स्पीड पकड़ो। पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, अरे मॉडुलस ले लिया तो प्लस ही बताओ, मॉडुलस है ना बेटा, तो किसी में किसी को घटाओ, फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे आया 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 पाई बाई 2। बच्चों तुम्हें ये बात जान के आश्चर्य होगा कि इन दोनों का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 नहीं है, नहीं है, गलत है, गलत गलत गलत। मुझे पता था तुम लोग गलत करोगे, एक बच्चा तेज निकल गया यार। अरे आदित्य आनंद, ये कहां से आ गया, आलोक आनंद, अरे आनंद मजे दे रहे हो बेटा तुम। देखो कभी भी तुम क्वेश्चन फेज डिफरेंस का जब सॉल्व करो तो हमेशा याद रखो इसका जो ये फंक्शन है वो सेम होना चाहिए, फंक्शन शुड बी सेम, पहला इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो ओमेगा है, ओमेगा, ओमेगा शुड बी सेम। जब तक ओमेगा सेम ना हो और फंक्शन सेम ना हो तुम फेज डिफरेंस नहीं बता सकते हो, राइट। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन तुमसे पूछता है राइट द फेज डिफरेंस, तो हमेशा दो स्टेप तुम्हें पता चलना चाहिए। स्टेप वन क्या है, फंक्शन शुड बी सेम। क्या है, फंक्शन, साइन है तो दोनों साइन, कॉस है तो दोनों कॉस, फंक्शन शुड बी सेम। फंक्शन का मतलब समझ गए, फंक्शन शुड बी सेम। और दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों को सेम करना हमारा कर्तव्य बनता है, फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पे तुम फंस गए, अब यहां पे तुम फंस गए, यहां पे सर आपने बोला ये साइन और ये कॉस, तो अब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ मैं यहां पे क्या लिखूं, साइन तो ये है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें पहले इसको दूसरे वाले को साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूं जल्दी से बताओ। E2 को मैं क्या लिखूं, E2 को लिख लिया 220 वोल्ट, कॉस नहीं लिखना है, अब हमें साइन लिखना है। यहां पे क्या लिखूं अंदर में, ये मुझे बता दो कि ये और ये कोई चेंज ना होए। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। जल्दी से इधर ध्यान दो। अब एक बच्चा बोल रहा है साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, मैं क्या लिखूं।
तो यहां पे बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो एक्चुअल में ये कॉस बनाना है तुम्हें, तो कॉस बनाने के लिए साइन का दो फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा? साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस होता है। देखना ध्यान से, मैं तुम्हें सर्किट सिखा रहा हूं, ध्यान देना, बड़ा ही मजेदार। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों साइन होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि जब मैं इसमें लिखता हूं साइन 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा किसके बराबर है? ये वाला 100 पाई टी, इसी को थीटा। हाँ, तो इसमें एक गलती हो जाता है बेटा, ये चीज तुम नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पिछले बारे में ओमेगा प्लस 100 ओमेगा है, प्लस 100 ओमेगा, और दूसरे वाले का ओमेगा माइनस 100 ओमेगा हो गया, इसीलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन वालों ने बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, मतलब अगर पॉजिटिव ओमेगा है तो दोनों में पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आता है समझ में कि आखिर हमेशा क्वेश्चन वाला 90 प्लस थीटा ही क्यों यूज करता है, 90 माइनस थीटा यूज क्यों नहीं करता? क्योंकि ओमेगा इससे चेंज हो जाता है, जो हम नहीं चाह रहे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब सेम रखेंगे तभी हम फेजर को समझ पाएंगे। तो फेजर और फेज में ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए, और इसीलिए ये गलत हो जाता है और हम इसे लिखते हैं E2 को 220 वोल्ट इंटू साइन, अब यहां पे लिखते हैं पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, या फिर ओमेगा, अच्छा से लिख देता हूं, तुम लोग गड़बड़ मत करना, पाई बाई 2 प्लस 100 पाई टी लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 बात बराबर है, यस, तो इसको इधर कर सकते हो। तो ये हो गया फाइनली 220 वोल्ट इंटू साइन, और यहां पे लिख सकते हो 100 ओमेगा, ये क्या कर दिया मैंने, 100 पाई टी लिखो, 100 पाई टी है ना, क्या है यहाँ पे 100 पाई टी, 100 पाई टी, तो ये हो गया 100 पाई टी प्लस ओम पाई बाई 2। तो यहां से एक मजेदार बात फिर से समझ में आ गया है सर, कभी भी फेज डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछेगा तो पहले फंक्शन सेम करेंगे। अब ये साइन और ये साइन सेम हो गया है बेटा, ये दोनों साइन और साइन सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, और ओमेगा भी सेम है। अब ये 100 पाई टी था पॉजिटिव का, और ये भी हो गया 100 पाई टी पॉजिटिव का। अब जो एंगल होगा उसे सब्ट्रैक्ट करो और आंसर पाओ। तो अब फेज जो है पहले वाले का वो है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, और दूसरे वाले का फेज जो हो गया है वो भी 100 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो मजा आएगा जबरदस्त। अब फाई 1 भी हो गया कितना, 100 पाई 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, और फाई 2 भी कितना हो गया, ये भी हो गया 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई, मजा ले लो जीवन का, और ये हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2 कम मॉडुलस, या फाई 2 माइनस फाई 1, दोनों सेम है, दोनों को घटाओगे तो आंसर क्या देगा, 0। क्या बात, एकदम जबरदस्त मजा दे दिया है जीवन का। तो फटाफट बताना सर ये फेज डिफरेंस में आग लग गई है और मस्त मजा आ गया। अब हम फेज डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो फेज डिफरेंस करने के लिए ओमेगा सेम होना चाहिए, फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए, दो चीज ध्यान रखेंगे, फेज डिफरेंस निकल जाएगा। अब मजा तो अब आएगा जब तुम फेजर का एकदम गर्दा उड़ा दोगे बेटा, फेजर का। क्या एकदम, चलो एक और क्वेश्चन धमाकेदार, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेके, फिर मस्त मजा आए तो आग लगाना। कुछ डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर फेज मतलब, अरे फेज का मतलब बताओ, चलो फेज मतलब फेजर क्या है बताऊंगा, अभी मैंने फेजर नहीं बताया, बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, अरे हर एक चीज बताऊंगा, छोटा से छोटा चीज बताऊंगा, ठीक। पहले जबरदस्त वाला एक बात बताओ, फेज का मतलब, जल्दी से हर एक बच्चा लिखो, फेज मतलब एंगल 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 एंगल, सिंपल सा बात दिमाग में सेट होना चाहिए। फेज मतलब एंगल, खत्म कहानी, फेज मतलब एंगल, खत्म कहानी।
अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन ये करके एंगल का मजा ले लेंगे। जल्दी से बताना बेटा, तगड़ा ही मजा मिलने वाला है, ये फेजर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन, चलो जल्दी से देखना बेटा। I इज इक्वल टू, देखना, ई नॉट बाय आर, जान के मैं तुम्हें कुछ चीज सिखा रहा हूं, साइन ओमेगा टी। अरे देखना, दूसरा क्या है, I1, यह I1, यह I2, I2 इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड, कुछ भी लिख रहा हूं टेंशन मत लो, कॉस ओमेगा टी। बेटा बताओ इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है? फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। फेज डिफरेंस, तगड़ा तगड़ा तगड़ा। फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल। लेकिन एंगल होने से पहले ये फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन शुड बी सेम, ओमेगा शुड बी सेम। π/2 प्लस π/2 या माइनस π/2, ये भी बहुत ही तगड़ा है। अब प्लस और माइनस दोनों आ सकता है बेटे। तो ये I1 का तो ये है, I2 का क्या लिखोगे बेटा? सर I2 को हम लिखेंगे ई नॉट बाय जेड, और ये हो जाएगा साइन, और यहां पे सर अभी आपने बताया है π/2 प्लस ओमेगा टी ही लिखेंगे, माइनस हम कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा को सेम होना चाहिए। तो यहां पे बेटा ये देखो, ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी है। अब देखना, एक बढ़िया मजा दिलाता हूं, ये साइन साइन सेम हो गया, तो ये और ये, तो अभी फिलहाल डेल्टा फाई जो होगा, मान लो ये वाले को क्या φ2 और ये वाले को क्या φ1। देखो दुआनिया का मजा आया बेटा। φ1 माइनस φ2 का मॉडुलस निकालता हूं, अभी प्लस और माइनस दोनों बताऊंगा कि कब प्लस कब माइनस। तो इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी से ओमेगा टी खुपाच खुपाच, आंसर आया टकाक, कितना π/2, उसका मॉडुलस। तो तुम बोलोगे इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का है। अब प्लस π/2 है, माइनस ये मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। इस चीज को समझने के लिए अब हम बस समझेंगे फेजर। फेजर, ये फेजर को समझ डाला तो जिंदगी मस्त बना डाला। इस चैप्टर में बेटा तुम अगर फेजर को आज समझ लिए तो अगला 3-4 क्लास एकदम केक वॉक चलेगा। और आज मैं सारा चीज तुम्हारे दिमाग में सेट कर रहा हूं कि कैसे करंट और वोल्टेज से खेल खेलते हैं यहां पे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा आज कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस और आरएमएस, इसका रियल मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और जब तुम इतना बढ़िया समझोगे तो मजा ही आ जाएगा बच्चों। चलिए जल्दी से इधर मजा लीजिए। फेजर डायग्राम में हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम मुझे बताते चलना। देखो मैं एक वेक्टर बनाना चाहता हूं, वेक्टर। जल्दी से मुझे बता रहे, तुम मुझे बता दोगे फेजर डायग्राम। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मुझे एक बात बताओ कि वेक्टर में क्या क्या होने वाला है, वेक्टर में क्या क्या होता है। कोई भी एक वेक्टर है, उसमें क्या क्या होता है? सर दो चीज होता है वेक्टर में। एक होता है वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और दूसरा क्या डायरेक्शन। यस, बहुत ही बढ़िया। तो कोई भी वेक्टर में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को तुम किस चीज से दिखाते हो बेटा? डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? एंगल से। अरे यही तो बोलते हो, यही तो बोलते हो कि मैं जा रहा हूं इस लाइन से 30 डिग्री पे इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ही तो बोलते हो, तो वह वेक्टर बन जाता है ना, है ना, है ना? हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड को हम इस चैप्टर में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कर लो अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर से जा रहे हो तुम, मैं बोलूं कि पोजीशन है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, या 5 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं। चलो मैं बोलूं 5 मीटर पर सेकेंड, इससे क्या पता चल गया वेक्टर है? नहीं, कुछ डायरेक्शन भी बोलोगे। 30 डिग्री पॉजिटिव 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसा लिख देता हूं।
इसका क्या मतलब है समझना जरा एकदम। वेक्टर समझ लिया, फेजर समझ लिया, वेक्टर समझ लिए, फेजर समझ लिया, सब कुछ समझ में एक एक तिनका आएगा। पहले ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे, तो ये रहा एक्स एक्सिस, यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाया, पॉजिटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, हाँ। और अगला क्या करोगे बेटा, ये तुम बताओगे। तो ये जो एरो होता है वो क्या बताता है, एम्पलीट्यूड को या फिर मैग्नीट्यूड को। तो ये बताएगा किसको, 5 को, 5 मीटर पर सेकंड को। और ये डायरेक्शन बता दिया 30, तो बंदा समझ जाएगा कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम जा रहे थे। बोलो हाँ है ना, पक्का ना, मजा आया ना, बेहतरीन मजा आया ना। तो अब यहां पे सुनना, मैग्नीट्यूड अगर किसी भी वेक्टर का मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना वैल्यू है उसका, कितना लेंथ है वेक्टर का। इस वेक्टर के लेंथ को मैं न्यूमेरिकली कितने से रिप्रेजेंट किया, 5 से, तो ये हो गया 5, और इसके डायरेक्शन को एंगल से, ठीक। इसी तरीके से जब मेरे पास कोई करंट है या वोल्टेज है, किसमें, एसी में, सुनना अब ध्यान से, हमारे पास क्या है, कुछ करंट है, क्या है, मान लो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब अब हमारे पास एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब क्या है हमारे पास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का एक रोटेटिंग वेक्टर है, और ये जो रोटेटिंग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिंग करंट में, इसी को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो यहां पे तुम मुझे बताओ इसमें फेज क्या है, जल्दी से बताओ फेज क्या है। सर इसमें फेज जो है वो ओमेगा टी है। अच्छा, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड इसका I0 है। ये मैग्नीट्यूड अगर बोलो, एम्पलीट्यूड तो वो I0 है। अब इससे हमें एक वेक्टर बनाना है, तो मैंने बताया फेजर डायग्राम का डेफिनेशन, अ डायग्राम रिप्रेजेंटेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज अ वेक्टर with the phase angle between them is called phasor diagram। अब फेजर डायग्राम में हम बताते क्या है सर, हम हमेशा एम्पलीट्यूड और एंगल बताते हैं, और उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को, उसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम होता क्या है सर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, या फिर वेव। 11th क्लास में अगर मैं तुम्हें पढ़ाता तो मैं बोलता वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अब सुनना बात को ध्यान से, अब मुझे ये चीज चाहिए, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ये चाहिए। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करूं तो मुझे ये चाहिए V0 साइन कॉस कुछ भी चाहिए, साइन ओमेगा टी भी चाहिए, और V0 कॉस ओमेगा टी भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक, ध्यान से सुनना बेटा पूरा ध्यान से, एक वेक्टर मैंने लिया। क्या लिया, एक वेक्टर मैंने लिया, जिसको कि यहां से रोटेट किया t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। सुनना ध्यान से, मैंने V0 एम्पलीट्यूड का, ये क्या है एम्पलीट्यूड, तो इसका जो रेडियस लेंगे उसका वैल्यू कितना ले लेंगे, V0 ऑब्लिक I0। जितना मैक्सिमम वोल्टेज और एम्पलीट्यूड होगा करंट का या वोल्टेज का, उसका रेडियस ले लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के रोटेट कराएंगे, रोटेट। सुनना ध्यान से बेटा, अब ये जो वेक्टर है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो किसी टी टाइम पे कितना एंगल टर्न करेगा तुम मुझे बता दो। सर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, आपने कितनी बार बोला है। तो अगर कोई एक रोटेटिंग वेक्टर है जो t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे है, तो किसी t टाइम पे ये कुछ एंगल टर्न लिया होगा, हाँ बिल्कुल लिया होगा सर। तो अब ये वेक्टर यहां पे आ गया है, और ये एंगल जो होगा वो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा।
क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो एंगल टी टाइम पे कितना रोटेट करेगा, थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हो गया ओमेगा टी, और ये दूरी जो है वो कितना है, आई नॉट। अरे भाई साहब, तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया एसी करंट और वोल्टेज को किस टर्म में, एक वेक्टर से, इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो इस चीज से अब क्या ये मिल जाएगा हमें, हाँ मिलेगा। देखो जरा सा मजा दिला देता हूं मैं। सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे वेक्टर इधर की तरफ था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तुम, रोटेट कर रहा है ओमेगा से रोटेट करा के यहां तक आया, ये हो गया ओमेगा नॉट। सपोज करो हमने ले लिया यहां पे एक्स एक्सिस, क्या ले लिया बेटा, एक्स एक्सिस, और सपोज करो हमने ले लिया यहां पे वाई एक्सिस। अब सुनना बात को ध्यान से, ये तो वेक्टर था जो रोटेट करके जा रहा है इधर, हाँ सर ये क्या है, एक वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी। अब इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, अगर तुम लाइट रे को ऊपर से डाल दो, लाइट रे को ऊपर से डालो यहां से, और लाइट रे को इधर से भी डालो, इधर से भी डालो, देखो जरा ध्यान से सुनना, तो ये जो इसका जो शैडो बनता है ना उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसका जो प्रोजेक्शन होता है, यहां से इस पॉइंट को डालोगे ऐसे लाइट, इसका प्रोजेक्शन बनेगा यहां पे, यस, और उसी तरीके से इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, तो ये जो वैल्यू होगा और इसका प्रोजेक्शन इधर डालो तो यहां पे बनेगा, हाँ, और ये जो वैल्यू होगा ये उसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को बताता है। तो यहां पे आई नोट, और ये क्या होगा, आई नोट, जिधर थीटा उधर कॉस, तो ये होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसका परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, इधर थीटा तो इधर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये किसी भी टाइम पे तुम्हें एक्चुअल में बताएगा कि इस टाइम का ये हालत है, इसे रोटेट करोगे तो इधर जाएगा, इधर इस तरीके से पूरा का पूरा ये आई नॉट कॉस ओमेगा टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। यदि यहां पे तगड़ा समझ में आया है बेटा, तो एक और चीज मैं समझा दूं, अगर तुम्हारे पास एक कोई भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है और ऐसे तुम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो तुम एक और चीज समझ लो, बस एक और चीज। सपोज करो वेक्टर 0 पे ना था, सपोज करो वेक्टर 0 पे ना था, वो t इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कोई एंगल बना के बैठा था। t इज इक्वल टू 0 जब तुमने शुरुआत किया तो यहां पे नहीं था, वो ऑलरेडी किसी एंगल पे था, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया इनिशियल फेज। अरे क्या सिखाया, इनिशियल फेज। तो मान लो वो जो रोटेटिंग वेक्टर है जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे एक्स एक्सिस से ऑलरेडी किसी एंगल पे बना के बैठा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम मैंने रखा था इनिशियल फेज। मतलब फेज मतलब एंगल, और ये इनिशियल फेज हो गया। अब सपोज कर लो यहां से किसी टी टाइम के बाद ये कुछ टर्न लेके इधर आ गया, तो अब बताओ मुझे ये कितना एंगल टर्न लिया होगा। सर ये चल किससे रहा है, ओमेगा से, कितना टाइम, टी बराबर टी पे, तो ये टी टाइम तक ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। तो अब जो ये टोटल एंगल है वो कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाइव। और अब इस पॉइंट का जब तुम प्रोजेक्शन लोगे तो ये कितना होगा, ये अगर वोल्टेज है, सपोज करो ये वोल्टेज है वी नॉट का है, ये वी नॉट का है, ये वी नॉट का है, तो वी नॉट का ये वाला एंगल हो जाएगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस ये जो भी एंगल है, फाइ लोगे तो फाइ, डेल्टा लोगे तो डेल्टा। तो यहां से बेटा एकदम तगड़ा मजा ले लिए हो तुम कि सर इनिशियल फेज का भी मतलब हमें पूरा सेट हो गया है, और यहां पे ये भी बता दिया आपने कि ये टोटल एंगल ही है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो इसका कॉस और इधर आएगा साइन, तो ये जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो बच्चों तुम्हें अगर तगड़ा समझ में आ गया है कि फेज का रियल मतलब क्या है
और हाउ वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करेंट। तो तगड़ा सा मस्त मजा ले लेना बेटा, और MMA के बाद जबरदस्त वाला आग लगना चाहिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि एकदम बच्चा लोग फोड़ू समझ गए हैं, इनको पूरा फील आ गया है कि किस तरीके से फेजर रिप्रेजेंटेशन हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का कर रहे हैं। जल्दी से बच्चा लोग तगड़ा मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। यस बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मजेदार, दमकदार, चमकदार चल रहा है जीवन। अब हमें एक ही वेक्टर हमेशा नहीं मिलेगा, हो सकता है एक वेक्टर मिले और दो वेक्टर मिले, दो तीन मिले, चार मिले, कुछ भी मिले, है ना। तो दोनों को क्या तुम रिप्रेजेंट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। वाह बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मजा दे दिया है जीवन का बेटा। तो अब वो दिन आ गया है जब हमने फेजर डायग्राम सीखा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका फेजर डायग्राम बनाओ, दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस I1 और I2। तो अभी ये क्या लिखा है मैंने, ये मैं बताऊंगा तुम्हें थोड़ी देर के बाद। लेकिन मान लो कि ये I1 जो है ये भी I0 है और ये I0 डैश है मान लो। तो तुम्हें इतना समझ में आ गया कि ये सपोज कर लो I0 है और ये सपोज कर लो I0 डैश है, और मैंने बोला इसका फेजर डायग्राम बताओ। तो पहला वाला क्या है, ये I1 कितने का एंगल बनाया, ओमेगा टी का। तो ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना बेटा। तो ये हो गया सर ओमेगा टी, ये हो गया ऐसा बना लो। पहले तो ऐसा बना के छोड़ दो, ठीक है। हाँ सर, ये दोनों हमने बना दिया। अब देखना बेटा, देखना मजा आएगा मस्त वाला बच्चों। I1 का फोटो बनाओ पहले। I1 भी चल रहा है ओमेगा से, देखो इसीलिए बोला था सेम ओमेगा, और I2 भी चल रहा है ओमेगा से। लेकिन तब तक फेजर डायग्राम नहीं बनेगा जब तक दोनों का फंक्शन चेंज ना हो जाए। तो दूसरा वाला फंक्शन ये है I2 बराबर E0 बाय Z साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो एक्चुअल में मैंने तुम्हें ये बोला अब कि हमें चाहिए फेजर डायग्राम। कहां पे फोटो बनाया, यहां पे। हमें चाहिए फेजर डायग्राम। क्या चाहिए? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, हाँ, जिसमें कि दो वेक्टर है हमारे पास। एक है I1 जिसका वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है I2 जिसका वैल्यू है I0 डैश कॉस ओमेगा टी। तो तुमने तो सबसे पहले इसे चेंज किया था, हाँ, ये कॉस जो है इसे साइन में कन्वर्ट करना। तो ये हो जाएगा I0 डैश साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दोनों वेक्टर अब किससे रोटेट कर रहा है? सेम ओमेगा से। ये इंपॉर्टेंट लाइन मिल गया तुम्हें, हाँ। और एक का मैग्नीट्यूड है I0 और दूसरे का है I0 डैश। तो एक एक करके काम करो। एक I0 वाला चल रहा है यहां से, शुरुआत में 0 एंगल था, टी टाइम के बाद ओमेगा टी का एंगल बनाया। ओमेगा टी का एंगल बना के मैंने इसे लिख दिया I0 और ये एंगल दे दिया ओमेगा टी। यानी कि पहला वाला वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया सर। ये हो गया I0 और ये हो गया ओमेगा टी, पहला वाला रिप्रेजेंट। अब हमें पता नहीं कि I0 बड़ा है I0 डैश, तो मान लेता हूं I0 डैश इज ग्रेटर देन I0, ऐसा मैंने माना है। ये बता देगा क्वेश्चन वाला, टेंशन मत लो। अब क्या है सर? अब दूसरा वेक्टर है जो कि इस ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे चल रहा है। इस ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे चल रहा है। तो रोटेट अभी भी एंटी क्लॉक ही करेंगे, लेकिन इससे पाई बाय 2 का एंगल और बनाएंगे और तब यहां पे ऐसे बनाएंगे फोटो। और ये बात समझ में आया क्या बच्चे? समझ में आया कि सर अब आपने क्या किया, इसमें ओमेगा साइन है, ठीक है, साइन से ये ओमेगा टी टर्न लिया यहां। अब ये एंगल ओमेगा टी से कितना और आगे जाएगा?
π/2। तो एक्चुअल में इन दोनों का जो फेजर डायग्राम होगा वो ऐसे बनाएंगे, और यहां पे ये हो जाएगा I0, और ये वाला जो चीज होगा वो ये हो जाएगा I1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये I2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये इस तरीके से बुक में तुम्हें मिलेगा बनाया हुआ। तो I1 से I2 में कितने का एंगल का डिफरेंस है? π/2 का। और आगे जो जाता है उसको बोलते हैं लीड करना। तो कौन लीड कर रहा है? I2। किससे? I1 से। तो हम बोलते हैं I2 लीड्स I1 बाय π/2। तो बच्चा लोग अब तुम्हें एक और मजेदार बात, एक और तगड़ा बात समझ में आया होगा कि क्या ये ऐसे ही बन सकता है हमेशा? नहीं, हमने यहां पे लिया है जीरो रेफरेंस। अगर इस रेफरेंस को ही ओमेगा टी ले लूं तो ये यहां से ऐसे घूम जाएगा π/2 से। तो अगर ये जीरो रेफरेंस ना होके यही ओमेगा टी हो जाए, यदि ये जीरो ना होके यही ओमेगा टी हो जाए, तब इसका दूसरा फोटो ऐसा बनेगा और मजा देगा जीवन का जबरदस्त वाला। और तुम बोलोगे कि यही ओमेगा टी का रेफरेंस है। अगर यही ओमेगा टी का रेफरेंस है तो पहला वेक्टर इधर है, ओके। और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू I1 है, और इस I1 का एंगल ओमेगा टी है। ओमेगा टी से दूसरा कितने एंगल पे था? π/2 पे। तो अच्छा फोटो बनाने के टाइम पे हम ऐसे ही बनाएंगे। और इसका वैल्यू मैंने बोला ये I1 है, ये I2 है। अब देखो क्या एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। इसका जीरो कहीं इधर होगा, इसका जीरो कहीं इधर होगा, जीरो इधर होगा, जिससे ये ओमेगा टी टर्न लेके यहां पे आया और फिर π/2 टर्न लेके यहां पे आया। तो अब ये देखने में अच्छा लगता है। और यहां पे एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे हर एक बच्चा ने जबरदस्त मजा लिया है जीवन का, और उसे अब फेजर में बिल्कुल दिक्कत नहीं रह गया है कि फेजर का मतलब होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव और अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, जिसमें कि हम करते हैं एंगल। और ये अभी मुझे दिखा है इधर है, तो इधर ये नीचे होगा। यहां पे I2 लीड कर रहा है I1 से, कभी ये लैग भी कर सकता है। लैग करेगा तो फोटो नीचे आएगा, ऐसा कुछ आएगा लैगिंग में। तो हम इसको लीड और लैग के टर्म्स में समझने वाले हैं। तो अगर तुम्हें फेजर डायग्राम पूरा समझ में आ गया तो एक जबरदस्त बात अब समझ में आएगा कि अगर मैं बोलूं कि इन दोनों करंट का, ये जो I1 है और ये जो I2 है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, मिक्स कर दिया। अच्छा, यानी कि अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि अगर मैं बोलूं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट, और रिजल्टेंट करंट एक्चुअल में कैसे निकलेगा? वेक्टर से निकलेगा। अरे कैसे निकलेगा बेटा? वेक्टर से निकलेगा। यस सर, यानी कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट फेजर बन गया मतलब वेक्टर बन गया, फेजर बन गया मतलब वेक्टर बन गया, फेजर बन गया मतलब वेक्टर बन गया। तो तुम मुझे बताओ कि रिजल्टेंट करंट कैसा होगा? तो अगर मैं बोलूं कि दोनों को सम करके रिजल्टेंट निकालना है, तो तुम ये दो वेक्टर है, एक I1 इधर है, जल्दी से सुनना, I2 इधर है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या वो मजा दे देगा? यस, ये होगा IR रिजल्टेंट, जो कि होगा रूट अंडर I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर 2I1 I2 cos थीटा। यस बच्चा लोग, नवनीत शर्मा एकदम फोड़ दिए हो बेटा। तो ये होगा I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos phi, और ये cos phi का वैल्यू एक्चुअल में इस बार इन दोनों के बीच के एंगल से निकलेगा। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना था? π/2। तो ये डेल्टा या फाई का वैल्यू जो है वो कितना है? π/2। तो जब भी 90 डिग्री पे होता है, इसीलिए तुम हमेशा क्या करते हो?
तुम हमेशा क्या करते हो, cos 90 पुट करते हो और ये π/2 का वैल्यू 0 आ जाता है। तुम बोलते हो हमेशा रिजल्टेंट जो होगा वो √x² + y² होता है। इसीलिए बोलते हो बेटा क्योंकि ये निपट जाता है और वो निपटने से ये हो गया √i1 का स्क्वायर और i2 का स्क्वायर। मजा दिया जीवन का। हाँ सर। अब एक और बेहतरीन बात, अगर मैं बोलूं इन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट वेव मिला आई या रिजल्टेंट ऑल्टरनेटिंग करंट मिला आई, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो तुम बोलोगे I = IR साइन ओमेगा। इसका भी वही होता है जो दोनों का होता है कि प्लस डेल्टा। ये एक नया फेज डिफरेंस हो जाएगा और ये फेज डिफरेंस वैसे ही निकलता है जैसे वेक्टर का निकालते हो, जैसे वेक्टर का निकालते हो। तो मजा आएगा जीवन का जब मैं पूछूंगा कि ये जो रिजल्टेंट है उसका डेल्टा कितना है, तो तुम यहां से ड्रॉ करोगे और यहां से tan डेल्टा निकाल दो। ओहो, तो tan डेल्टा कितना होगा सर? tan डेल्टा होगा P/B, तो I2/I1। तो यहां से जो डेल्टा निकालना पड़ेगा ना सर, उसके लिए हमें tan डेल्टा लिखना पड़ेगा और tan डेल्टा हो गया I2/I1। लेकिन आपको तो चाहिए डेल्टा फेज डिफरेंस रिजल्टेंट का इनिशियल वेक्टर से कितना है। तो मजा आएगा जीवन का। डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस। क्या है ये? फेज डिफरेंस। किस में? रिजल्टेंट वेव जो लिख रहे हो उसका फर्स्ट वेक्टर से। ये पूरा वेक्टर है यार, पूरा वेक्टर है, पूरा वेक्टर है। अरे वाह। तो यहां पे ये डेल्टा जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ I2/I1। और ये मजा दे दिया फिर से जीवन का। और यहां से समझ में आया कि डेल्टा क्या है? tan इनवर्स ऑफ I2/I1। तो सर ये रिजल्टेंट का वैल्यू तो √I²I1 और ये तो एक्चुअल में अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन का इक्वेशन निकालने की बात करेगा कोई, तो हम लिखेंगे यहां से क्या? IR जो रिजल्टेंट करंट का इक्वेशन होगा √I1 का स्क्वायर + I2 का स्क्वायर, और यहां पे साइन और यहां पे ω t और प्लस डेल्टा का वैल्यू ये सारा tan इनवर्स ऑफ I2/I1। जो भी वैल्यू होगा वो लिख देंगे। अगर ये बात जबरदस्त मजा दिया ना बेटा तो तगड़ा आग लगना चाहिए यार, अगर ये समझ में आया रियल में। तो एक्चुअल में अगर हमें निकालना है कि रिजल्टेंट का इक्वेशन कैसा होगा, तो ये IR जो होगा वो ये एम्पलीट्यूड को बताएगा। इसका किसे बताएगा? एम्पलीट्यूड को। और साइन ही फंक्शन में चल रहा था, ओमेगा से ही रोटेट करेगा। और ये बताएगा फेज डिफरेंस रिजल्टेंट वेक्टर का फर्स्ट के साथ। तो बच्चों एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो? 4 डालोगे पक्का? तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन बता दो ताकि मेरे आत्मा में शांति मिल जाएगी कि मेरे बच्चों ने पूरा फोड़ा है यार। सपोज करो वोल्टेज है कितना? 3 वोल्ट इंटू साइन। अरे समझना बच्चों, 3 वोल्ट इंटू साइन कितना? 100πt। अच्छा, दूसरा वोल्टेज है कितना? 4 वोल्ट इंटू, अरे जल्दी समझना, कॉस 100πt। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज। अगर ये दो वोल्टेज को मैंने मिला दिया तो मैं पूछा फाइंड द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वोल्टेज। जल्दी से मुझे बताओ इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? पूरा का पूरा। अरे वाह, मैग्नीट्यूड को फोड़ दिया बच्चों ने। पहले फोटो बनाओ। ये भी साइन, ये भी कॉस को कन्वर्ट करो साइन में। मजा लो जीवन का। कॉस कन्वर्ट हुआ साइन में, ये हो गया 4 वोल्ट इंटू साइन, ये हो गया 100πt + π/2। अरे भाई साहब, ये हो गया पहला वोल्टेज, ये हो गया दूसरा वोल्टेज। फेजर बनाना मत भूलना, सारा गेम यहां फेजर का है।
अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो कितना, ये 100 पाई टी, ये 100 पाई बाई 2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना सर, वो पाई जो हो गया वो हो गया पाई बाई 2। तो ये हो गया फेज डिफरेंस डेल्टा पाई। ये क्या है? फेज डिफरेंस। अरे किसका फेज डिफरेंस? V1 एंड V2 का। V1 और V2 के बीच का फेज डिफरेंस कितना बेटा? पाई बाई 2। और घूम किससे रहा है? 100 पाई से। तो मजा लो जीवन का। एक वेक्टर इधर हुआ और दूसरा वेक्टर का कलर चेंज करो थोड़ा सा, और ये इधर हुआ। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक वेक्टर बता रहा है 3 वाले को, एक बता रहा है 4 वाले को। दोनों बराबर बना दिया क्या? थोड़ा सा बड़ा बना लो। एक बता रहा है 3 को, एक बता रहा है 4 को। तो इधर क्या 3 वोल्टेज वाला है, इधर क्या 4 वोल्टेज वाला है। समझ में आया ना? ये 100 पाई टी का रेफरेंस चल रहा है। अच्छा, और इसीलिए इसमें पाई बाई 2 मैंने ऐड किया। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका मतलब कि ये 2 वेक्टर्स हैं जिसका एम्पलीट्यूड ये है और उनके बीच का एंगल पाई बाई 2 है। हाँ भाई हाँ। तो इसका जो मेन रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना सर, वो रिजल्टेंट वेक्टर तो आई स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर होगा। हाँ भाई हाँ। तो ये 4 का स्क्वायर तो ये हो गया सर क्या? रिजल्टेंट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √अंडर V1 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर ये गलत हो रहा है, V01 का स्क्वायर प्लस V02 का स्क्वायर। तो ये है एम्पलीट्यूड एक्चुअल में। तो क्या लिखोगे? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ये गया 5। तो ये एक्चुअल में 5 को रिप्रेजेंट करेगा। पहला कहानी खत्म। अब फेज कितने का होगा वो बताओ, तब रियल मजा आएगा। तो यहां से लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट मिलेगा। ये एंगल है एक्चुअल में फेज डेल्टा। तो tan डेल्टा निकालो, tan डेल्टा आएगा P बाय बी। ये है 3 वाला, ये है 4 वाला। तो tan डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा सर इस बार। तो tan डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा बेटा क्या? tan थीटा P बाय बी। अरे बोलो P बाय, वैसे भी देख सकते हो, ये 4, ये 3 और ये 5। तो 4, ये हो गया 4 और 3, ये हो गया 37 डिग्री और ये हो गया 53 डिग्री। तो tan डेल्टा का वैल्यू 53 डिग्री आ गया। वैसे भी मैंने बता दिया, लेकिन समझ लो tan थीटा P बाय बी, तो 4/3। तो ये एक ट्रायंगल होता है जिसे स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं। ये होता है 5, ये होता है 4, ये होता है 3। ये एंगल और ये एंगल गेम खेलता है। ये होता है 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री। ठीक, ये एक स्पेशल ट्रायंगल है बेटा। तो यहां से मजा दिया जीवन का। कैसे सर? ये फिक्स्ड एंगल होता है 53 और 37 बेटा। तो तुम्हें 4/3 चाहिए, तो तुम कहां से गेम खेलोगे? यहां से। तो tan 53 निकालोगे। tan थीटा क्या होता है? P बाय बी। तो ये हो गया 4/3। तो tan 53, तो ये जो है वैल्यू वो किसका है? tan 53 का है। 37 का पूछता तो tan 37 3/4 होता है। sin 37 पूछता तो sin 37 P बाय H 3/5। cos 37 पूछता तो B बाय H 4/5। cos 53 पूछता तो 3/5। sin 53 पूछता तो 4/5। क्या बच्चों स्पेशल ट्रायंगल का मजा ले लिया हो जीवन में? यस सर। तो यहां पे डेल्टा का वैल्यू हो गया 53 डिग्री। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? V रिजल्टेंट दोनों का सम वेक्टरली करना है। आ गया 5 वोल्ट साइन 100 पाई टी प्लस 53 डिग्री। ये एक्चुअल में उसका फाइनल आंसर है। अगर बच्चों ये बात मजा दिया है जीवन का, तो तगला आग लगाना और मस्त मजा लेना जीवन का। अब बात समझ में आ गया है पूरा एकदम जबरदस्त वाला। तो अभी तक मैंने तुम्हें बस ये फील दिलाया है बच्चों कि एक्चुअल में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट काम कैसे करता है, इसका एप्लीकेशन करते क्या है। अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट जो हमने समझ लिया, ये सारा वेक्टर के टर्म में बोलते हैं, इसीलिए इसे फेजर डायग्राम की बात करते हैं। तो बच्चों अब तुम्हें ये मैं समझाना चाहता हूं कि आखिर आरएमएस जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्यों समझ में आया? लोगों को एकदम से सपना आया क्या कि आज तो हम आरएमएस पढ़ने वाले हैं? आखिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों लोगों को समझ में आने लगा? आखिर क्या ऐसा हुआ कि रूट मीन पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई लोगों को?
और ऑल्टरनेटिंग को। तो ये बात अभी सीखना है बेटा, क्योंकि पूरा डीपीपी बेटा मीन और एवरेज के ऊपर है। तो अभी 10-15 मिनट और मैं लूंगा, ठीक, एकदम मजेदार तरीके से रेडी हो। तो अब हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू, मीन का मतलब एवरेज वैल्यू, और आरएमएस के पीछे का रीजन क्या है, क्यों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ने की आवश्यकता है हमें, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में रूट और मीन वैल्यू पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों तगड़ा आग लगाना बेटा, अभी वो नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा यार, तुम लोग को आराम आराम से एक एक चीज समझा रहा हूं, फेज बताया, फेज डिफरेंस बताया, वो एसी का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट, ये सब समझाया। तो अब तो दो चीज तो समझाना पड़ेगा ना यार बच्चे, है ना। यस, अरे डीपीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट आज का टारगेट है। तो टारगेट अचीव करने के लिए हमारे ऊपर के लोग हमें बोलते रहते हैं यार टारगेट ही अचीव नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें इतना पढ़ाना है तो पढ़ाना पड़ेगा, हम भी मजबूर हैं बच्चों। इधर आ जाओ। ओके सर, टुडेज गोल अचीव करना बेटा टारगेट होता है, हमारे मार्क्स कट जाएंगे, समझ रहे हो, हमारा मार्क्स कट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी बेटी। ओके, याद रखना मेरा एक बात बेटा, जिंदगी में मुश्किल हमेशा आएगा, टेंशन हमेशा होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर का वो जो आत्मा है ना, वो स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा कहानी को बढ़िया बनाना पड़ेगा, तब मजा आएगा, ठीक है। अब मैं शाम में क्लास लेने का देखता हूं पक्का, ठीक। चलो जल्दी से आ जाओ, इतना बातचीत करने की जरूरत नहीं है, एकदम खुश होकर बोलो यस सर वी आर रेडी टू डू। अब आया कि एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है। एवरेज वैल्यू और मीन आरएमएस वैल्यू ये निकालना सिखा रहा हूं बस, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, ऐसे मत करो सर। बहुत ही बढ़िया, रेडी हैं हम, एकदम मजा आ रहा है जीवन का जबरदस्त वाला। चलो जल्दी से, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो निकालते हैं वो क्या है। मीन का मतलब क्या होता है, सपोज करो तेरे घर में 5 लोग हैं, ठीक है, और सपोज कर लो सबका पॉकेट चेंज हुआ, एक के पास 5 रुपीज है, दूसरे के पास 50 रुपीज है, तीसरे के पास 100 रुपीज है, अगले के पास भी 100 रुपीज है, अगले के पास भी, 3 के पास 100 है और 2 के पास 50 है, मान लो ऐसे 5 लोग हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हो। तो सर एवरेज तो आज तक हम ऐसे निकालते थे कि कोई भी चीज को टोटल सम कर देते थे। बचपन में क्या सिखाया एवरेज का वैल्यू, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ वैल्यू, यही तो सिखाना है यार बच्चों, तुम ही बताओ एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मीन, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है बेटा, सबका सम कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल से डिवाइड कर दो, ये तो सीखा है हमने यार 5-6 क्लास में, है ना। तो मैं पूछूं एवरेज रुपीज कितना है तुम्हारे फैमिली में, तो 3 के पास कितने हैं 100, है ना, और 2 के पास कितने हैं 50, तो कितना हो गया 300 प्लस 100 400, है ना यार। 3 के पास हो गए 300, 100, 2 के पास 50, तो 50, 100, टोटल कितना 400, और आदमी कितने थे 5, एवरेज कितना निकला 80। कैसे निकाला हमने, ये निकाला, टोटल सम किया बाय नंबर किया, बस यही काम यहां भी करते हैं, यही काम यहां पे भी करते हैं यार, टोटल सम कर देते हैं और जितना नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। अब देखना तुम्हें एक एक चीज का फील आएगा, फील बेटा जबरदस्त वाला, जरा सुनना बात को ध्यान से। अगर मैं आज तक तुम्हें एक ग्राफ बना देता था, सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं इसे ग्राफ बना देता था, मान लो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, आई वर्सेस टी, ठीक, ठीक है ना, और मैं इसमें तुमसे ऐसे ग्राफ बना दिया था मैंने तुम्हें, यहां पे मान लो टी का वैल्यू है टी नॉट और ये आई का वैल्यू है आई नॉट, ठीक है। मैंने पूछा बताओ कि टी टाइम में टोटल कितना चार्ज का फ्लो किया, तो तुमने क्या बोला था, सर हमने लिखा था डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई, तो हमने लिखा था डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, और इंटीग्रेशन किया था टाइम का वैल्यू 0 से टी, तो टाइम का वैल्यू 0 से क्यू, तो क्यू का वैल्यू तुमने लिखा था आई डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी। ये क्या होता है बताओ मुझे, ये आई डी टी इंटीग्रेशन जो तुमने किया है ये एक्चुअल में क्या है। सर ये है एरिया इसका, ये क्या है एरिया, एरिया अंडर आई टी ग्राफ, यही तो होता है। हाँ
अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एरिया अंडर आईटी ग्राफ एक्चुअल में क्या बताता है? अरे इंटीग्रेशन होता क्या है? हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। मतलब यहां से शुरुआत से टी नॉट तक इंटीग्रेट किया। मतलब क्या? छोटे छोटे एरिया का, छोटे छोटे एरिया का, छोटे छोटे एरिया का, छोटे छोटे एरिया का क्या किया भाई? क्या किया? क्या किया? जल्दी से बताओ, क्या किया मैंने? सम ऑफ टोटल एरिया किया। उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन आईडीटी। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो होता है वो है क्या? वो एक्चुअल में सम है सर, सम। टोटल सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके भाई साहब, अब समझ में आया। कंटिन्यूअस सम को यूज करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है, और डिस्क्रीट सम को यूज करने के लिए सिग्मा का यूज होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं जल्दी से बताना बेटा, तगड़ा आग लगनी चाहिए, तगड़ा आग लगनी चाहिए बच्चों इस बार। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर ये कोई एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैंने तुमसे पूछा किसी टी टाइम पे इसका टोटल सम बताओ, तो तुम क्या करोगे? सर हमने अभी तो यही सीखा कि आईटी ग्राफ का अगर हमें टोटल सम निकालना है तो क्या करेंगे? सर हम करेंगे, जल्दी बताओ बेटा, अरे जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। सर हम करेंगे आई डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी। वाह बेटा मजा आया। तो ये क्या है? टोटल सम। तो टोटल सम यहां पे क्या करोगे? अरे भाई हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से टी, वन टाइम पीरियड का टोटल सम आ गया। अब नीचे क्या कर रहे थे? अभी सर आपने यहां पे बताया कि टोटल नंबर से डिवाइड करो, क्योंकि वहां नंबर्स थे आदमी, लेकिन यहां पे क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम। तो अगर मैं पूछूं इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये हो गया टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम को dt का इंटीग्रेशन 0 से t करना पड़ेगा। क्या यही होता है आई एवरेज? हाँ भाई हाँ। तो यहां से क्या जबरदस्त आग लगा है बच्चों तुम्हारे अंदर, और क्या तुम्हें ये बात फील आ गया कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टोटल सम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है, और ये कंटिन्यूअस है इसीलिए इंटीग्रेशन है, और इसको कभी अगर हम एरिया से भी समझ सकते हैं। तो ये तो सर मजा ही आ गया है जीवन का भाई। ये dt का इंटीग्रेशन t और 0 से t लिमिट रखा तो t, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये तुमने समझ लिया? क्या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो ये करेंगे। हाँ भाई हाँ, क्रिस्टल क्लियर, मजेदार, दमकदार, चमकदार। यस, अगर वोल्टेज निकालना है तो भी यही करेंगे। अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालना है मान लो, तो क्या करोगे? सर यही करेंगे, यही करेंगे। तो क्या लिखोगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी, और ये हो जाएगा क्या? वी एवरेज, जिसको कि ऐसे डिनोट किया जाता है। एकदम तगड़ा, मजेदार, दमकदार, चमकदार आ गया है समझ में बच्चों? पक्का? यस सर। तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना आता है, एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना आता है देखना पड़ेगा ना। यस, तो एक इंटीग्रेशन और आंसर फटाफट। यस सर। तो अब देखना बेटा मजेदार तरीके से, इसका इंटीग्रेशन 2 सेकंड में कर डालेंगे। ये रहा वी नॉट बाहर, ओके, इंटीग्रेशन से ये कांस्टेंट है तो बाहर। साइन का इंटीग्रेशन हो गया कितना? अरे साइन ओमेगा टी 0 से टी, और टाइम पीरियड इसका क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, अभी सिखाया।
अभी सिखाया, यदि फंक्शन ऐसा है तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ सर, अब इसको सॉल्व करो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस को बाहर भेजो, वी नॉट बाय टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा पटक दो और यहां पे लिखो कॉस, यहां पे लिखो कॉस ओमेगा टी और ये 0 से लेके टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा पुट करो तो यहां पे मजा आया, ये हो गया माइनस ऑफ वी नॉट बाई 2 पाई बाय ओमेगा इनटू ये कॉस में ओमेगा का वैल्यू टी का वैल्यू टी रखो तो हो जाएगा कॉस ओमेगा, टी का वैल्यू जब रखा तो ये हो गया 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0 रखा तो हो गया कॉस 0 का वैल्यू 1। अच्छा, ओमेगा से ओमेगा खत्म और कॉस 2 पाई का वैल्यू, अरे कॉस का ग्राफ अभी तो सिखाया था, ये ऐसा करके ऐसा, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 में से 1 गया, निपट गया बेटा और मजा जीवन का जबरदस्त आया, 0 इंटू समथिंग इज 0। इसीलिए तुम में से एक बच्चा मुझसे पूछा था लास्ट क्लास में कि सर पावर एवरेज 0 क्यों होता है, कि 1 टाइम साइकिल में साइन हो या कॉस हो वैल्यू उसका 0 होता है, तो साइन और कॉस का वैल्यू 1 टाइम पीरियड में या लॉन्ग टाइम में 0 होता है। और इसके पीछे का एक जबरदस्त चीज बता दूं, मजा दिला दूं, एकदम जबरदस्त वाला दिला दो सर मजा। अगर तुम 1 टाइम पीरियड में इसका एरिया देखोगे ना तो जितना एरिया पॉजिटिव का होता है उतना ही एरिया निगेटिव का होता है, और यही रीजन है कि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलके टोटल एरिया 1 टाइम पीरियड में 0 होता है। यदि एरिया ही 0 हो गया तो 0 बाय समथिंग 0 तो होना ही है सर। तो क्या बच्चा लोग एकदम जबरदस्त मजा लिए हो जीवन का कि सर ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों खत्म हो गया, इसका मतलब साइन और कॉस का जो एवरेज वैल्यू होता है 1 टाइम पीरियड में या लॉन्ग टाइम में कितना होता है 0 0 0। और इसीलिए एक्चुअल में साइन और कॉस का जो एवरेज वैल्यू हम डिफाइन करते हैं वो हाफ टाइम साइकिल में डिफाइन करते हैं, ना कि 1 टाइम साइकिल में। और इसीलिए बेटा यहां पे हाफ टाइम साइकिल में इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो एवरेज वैल्यू का जबरदस्त फील लिया है हमने आज, और यहां पे हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया सर, द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल। दिस इज द रीजन व्हाई आई राइट हियर हाफ साइकिल, क्योंकि एवरेज जो होता है साइन का कॉस का 1 टाइम पीरियड में कितना 0, either positive or negative, is that value of DC which would send the same amount of charge through a circuit as it sent by the AC through the same circuit as the same time in t by 2। तो कहने का मतलब ये जो डेफिनेशन है ना, इसको मुझे थोड़ा एलिबरेट करना है, समझ चाहिए यार इसके लिए। और ये चीज जो मैं सेम वोल्टेज सेम करंट की बात कर रहा हूं, ये पूरा फील आता है, एक एक लाइन का फील दिलाऊंगा, तब आरएमएस जन्म क्यों लिया वो पता चलेगा। समझ में आया? तो अभी बस मैं ये बता पाया हूं कि एवरेज वैल्यू जब मैंने निकाला तो मैंने 0 से t by 2 साइन और कॉस में इसीलिए लिया था। तो डेफिनेशन में यहां पे क्या है, यह I dt इंटीग्रेशन 0 से t by 2 और यहां पे इंटीग्रेशन dt 0 से t by 2, क्योंकि एवरेज जो साइन का या कॉस का होगा पूरा टाइम पीरियड में वो कितना होगा 0। तो बच्चों अब तुम्हारा क्लास है एक्चुअल में नेक्स्ट, इसीलिए मुझे ऑफ करना ही पड़ेगा। तो लेकिन यार आज डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मैं डीपीपी आज हटवा देता हूं, 2-4 क्वेश्चन कर पाओगे टिक करवा देता हूं। रुको, डीपीपी का आज कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं टिक करवा देता हूं। मेरा फोन कहां गया, फोन ठीक है। आरएमएस वैल्यू का जबरदस्त फील तुम्हें दूंगा सबसे पहले तो कि रियल में आरएमएस क्या होता है, राइट, तब ये जबरदस्त एकदम मजेदार बात समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पे ये सारा चीज को कंक्लूड करते हैं, और आरएमएस वैल्यू का फील मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में दूंगा, और एवरेज का भी। तो एवरेज और आरएमएस का
बहुत सारा बढ़िया एकदम बढ़िया सा फील है। तो डीपीपी को आज मैं रिमूव करता हूं, सारा चीज तुम कर लेना, एक बार रिकैप करके एवरेज आरएमएस पढ़ा के आगे करेंगे, ठीक है। चलो तो आप लोग एकदम मजेदार तरीके से देख लेना, कुछ क्वेश्चंस डीपीपी का कर पाओगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे तो हटवा देता हूं डीपीपी, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में डालेंगे बेटा, थोड़ा और मजेदार क्लास बनेगा फिर, ठीक है। तो ये काफी क्वेश्चंस मुझे कराने होते हैं, आज काफी क्वेश्चन भी था लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन 5-7 महीने लेके आया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास है तुम्हारा, हम टाइम काफी जल्दी देखते हैं, इवनिंग का क्लास लेते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, अपना नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी कीजिए। आज जितना कॉन्सेप्ट बताया है जबरदस्त वाला, उन सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ग्रास्प कीजिए, काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन एवरेज मीन का रियल फील तुम्हें मैं दिलाऊंगा, जो तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल में आरएमएस की नीड ही क्या हुई, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो एक बार जबरदस्त आग लगा दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, यो कर दीजिए, मस्त मजा ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग मजेदार तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग।